डियर स्टूडेंट्स, 65वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स, जुलाई में आपकी वैकेंसी डेफिनेटली आ जाएगी। हमारे पास लेटर है सामान्य प्रशासन विभाग का, जिसमें सेक्रेटरी ने सभी विभागों से वैकेंसी की लिस्ट मांगी है, सारे डिपार्टमेंट से, ताकि बीपीएससी को ये लिस्ट भेजा जा सके और जुलाई में इसकी वैकेंसी डिक्लेयर हो सके। ये लेटर है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग चीफ से, जिस पर सिग्नेचर है। ये लेटर हमारे पास है, ये हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेट है कि जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी। और बीपीएससी का जो कैलेंडर आया है उसके हिसाब से भी जुलाई में बात कही गई है कि वैकेंसी आ सकती है और फिर सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप वेट कर रहे हैं क्या महीनों के ख़त्म होने का, जो पिछली बार हुआ 64वीं बीपीएससी में कि स्टूडेंट्स बहुत देर से तैयारी में लगे। हमने 3 या 4 महीने पीछे से तैयारी शुरू की थी, तब भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत देर से तैयारी में लगे थे और मोशन आते आते वो मोमेंटम, वो जो संवेग है, मोमेंटम है, वो मोमेंटम आने में भी 1-2 महीने लग गए। तो लास्ट के 2 महीने की तैयारी से काम नहीं चलने वाला। जो प्रायः होता है कि लोग शुरुआती दिनों में इग्नोर करते हैं कि अच्छा कर लेंगे, ये टॉपिक्स आज नहीं हो सका, अच्छा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ये मेंटेलिटी है, इसे दूर करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि डेफिनेट आपके स्कोर्स हों, आप एग्ज़ाम देकर निकलें और मेंस की तैयारी में लग जाएं, तो अभी से आपको ये माइंडसेट बनाना होगा कि हर टॉपिक हम सीरियसली करेंगे। हाँ, हो सकता है कि इमरजेंसीज में कुछ टॉपिक्स आपके मिस हो जाएं, लेकिन इसे आप इग्नोर ना करें, क्योंकि अभी जितने महीने मिले हुए हैं ये आपका वर्क्स इतना कंसोलिडेट कर देगा कि प्रीलिम्स में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। साथ ही आप ध्यान रखें कि मेंस की तैयारी भी आपको करते रहना चाहिए। 64वीं बीपीएससी का भी हम लोग मेंस के लिए क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसे लिख रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो राइटिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं। आप इन्हें कॉपी करें, इन्हें देखें, क्योंकि आपको भी जब इतने पहले से आप तैयारी में लगे हैं तो आप भी प्रीलिम्स निकालेंगे। और प्रीलिम्स निकालने का मतलब ये नहीं कि तब हम मेंस की तैयारी में लगेंगे। तो मेंस की तैयारी आप अभी से करें, आप कॉपी करें। 64वीं बीपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं उनके कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स में उनके आंसर्स रहते हैं, आप उन्हें देखें और उन्हें कॉपी करें, लिखने का प्रयास करें। एवरी डे आप आधा ही पेज आप ज़रूर लिखें किसी भी टॉपिक पे। आप 64वीं बीपीएससी के टॉपिक्स देख लें, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, उसमें से किसी भी टॉपिक पर आधा पेज, हाफ पेज आप लिखें। हाँ, ये याद रखें कि लिखें कैसे, इसे ज़रूर देखें, इसकी नकल करें, किसी के जो भी अच्छा लिख रहे हैं उनके आप कॉपी करें, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे लिखना है। तो आप जान लें कि ये लेटर्स हमारे पास है, वैकेंसी पॉसिबली जुलाई में आ जाएगी। बीपीएससी का कैलेंडर भी इसी तरह का है। तो सितंबर में एग्ज़ाम होगा। आप कट ऑफ पे आपको इस तरह से शेक नहीं करना है जो 64वीं में हुआ। आपको एग्ज़ाम देकर आना है और डेफिनेटली कहना है कि हमने स्कोर्स 100+ कर लिया है, रिजल्ट हमारा होगा। चलिए आज के टॉपिक्स करते हैं। आज के टॉपिक्स शुरू होंगे उन 10 प्रश्नों से जो 4 दिन पहले आपने पढ़े और 2 दिन पहले आपसे पूछे गए। इसमें से हिस्ट्री का टॉपिक था राजपूत काल से। हमने पहला क्वेश्चन आपसे किया था कि वो कौन पृथ्वीराज थे जिन्होंने गौरी के साथ युद्ध किया था, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, थर्ड थे जिनका गौरी के साथ युद्ध हुआ, जिसे तराइन का युद्ध कहते हैं। 1191, 1192 तराइन के 2 युद्ध हुए। उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था। ये डेप्थ है, लेकिन यहाँ पर 1191-92 में तराइन का पहला और दूसरा युद्ध हुआ। फिर सल्तनत काल में तीसरा युद्ध हुआ है यल्दौस के साथ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक। उसके बाद ज्योग्राफी में क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि डॉक्टर्स विंड किसे कहते हैं। हम लोग विंड कर रहे थे, यानी पवन, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मटन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहीं से था कि नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है, स्थानीय पवन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इस तरह का सारे पवन आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कुछ भी दे रहे हो, ये विंड से क्वेश्चंस आते रहते हैं। हबूब, खामशीन, बोरो, ये सारे बहुत नाम इंपॉर्टेंट हैं। फिर उधर साइंस में आपसे पूछा गया था कि केमिस्ट्री में आपने विलियन सॉल्यूशन किया था, आपसे पूछा गया था कि धुआं किस प्रकार का मिश्रण है ठोस, द्रव और गैस में से। तो ये होगा ठोस का गैस में मिश्रण है।
यह ऐसा मिश्रण है, आप जहाँ देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हवाएं हैं, बहुत सारे गैसेस हैं और उसमें धूल कणों का मिश्रण होता है। तो ये दरअसल ठोस का गैस में मिश्रण है। याद रखेंगे कि धुआं, जिसे एरोसोल कहते हैं। एरोसोल एक निलंबन है, यानी इस तरह का मिश्रण एरोसोल कहलाता है। ये एक निलंबन है, यानी सस्पेंशन है, जिसमें कणों का आकार, ठोस के कणों का आकार बड़ा होता है। उसके बाद दूसरा पूछा गया था कि दूध क्या है। यह निलंबन है, यानी सस्पेंशन है, या कोलाइड है। तो दूध एक कोलाइडल मिश्रण है, यानी एक ऐसा मिश्रण जिसमें जो कण हैं और जो घुले हुए पदार्थ हैं, दोनों का आकार इतना छोटा है कि उसे आप फिल्टर नहीं कर सकते। यानी दूध एक ऐसा मिश्रण है जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक दोनों इतने छोटे हैं कि उन्हें आप छान नहीं सकते। इसलिए दूध से जब आप छान देंगे, फिल्टर करेंगे, तो कोई भी कण आपको दिखाई नहीं देगा। चूँकि दूध पानी, फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण है, तो ये यहाँ पर मिश्रण हो जाएगा, कोलाइडल मिश्रण है दूध, जिसे पाइस भी कहते हैं। उसके बाद इधर आपसे पूछा गया था पॉलिटी में कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख, चूँकि आपने किया था प्रधानमंत्री, उससे पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74 एंड 75। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रधानमंत्री की अपनी एक मंत्रिपरिषद होगी। तो आर्टिकल 74 और फिर 75 में भी मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, लेकिन प्राय एग्जाम में 74 के संदर्भ में आता है, और 76 भी दिया रहता है जो CAG के बारे में जानकारी कह देता है। तो 76 नहीं, 74। और दूसरा क्वेश्चन था कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, 1964। और उधर आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना में कि तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। पॉपुलेशन डेंसिटी में थर्ड पोजीशन पे, टॉप पे बिहार, दूसरे पे वेस्ट बंगाल, तीसरे पे केरल है। तीसरे पे डेंसिटी में केरल है। और उसके बिहार के बारे में पूछा गया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर, यानी भभुआ। तो 10 क्वेश्चंस ये आपसे पूछे गए थे जो 2 दिनों पहले पूछे गए थे। 4 दिनों पहले आपने ये टॉपिक्स किया था। अब आज के वे 10 क्वेश्चंस जो आपने 2 दिनों पहले टॉपिक्स लिए और आपने पढ़ा है, उम्मीद है कि आप इसके आंसर्स करेंगे, चूँकि आपने इसे पढ़ लिया है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया है, तो आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। बट इस बार क्वेश्चंस टफ हैं। इसके आंसर्स आपको अभी एपिसोड देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। पिछले एपिसोड में जो आपने आंसर्स किया उसमें 8-7 ही आंसर था, 10 किसी का नहीं था। अभी तक 10 बहुत कम लोगों का आंसर आया है। आज 10 क्वेश्चन आपसे फिर से। आपने हिस्ट्री में राजपूत काल के बाद दिया गया था 2 दिनों पहले अरबों का भारत पर आक्रमण, साथ में गजनी और गोरी को भी आपको पढ़ना था, यानी मध्यकालीन भारत शुरू हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि महमूद गजनी, जिसने भारत पर आक्रमण किया, किस वंश से संबंधित था, इसके वंश का नाम बताना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन था कि गोरी ने चंदावर का युद्ध किस राजपूत शासक के साथ किया। चंदावर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था गोरी के साथ, तराइन और चंदावर। चंदावर के युद्ध में वो राजपूत शासक कौन था, उसका नाम बताना है, 1194। उसके बाद इधर आ जाइए आपको ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपको बताना है कि विली विली नाम का तूफान कहाँ आता है, उस देश का नाम बताना है। विली विली, तेज हवाएं चलती हैं, आपने विंड पढ़ा है। विली विली आपको बताना है कि ये तेज तूफान, एक तरह का साइक्लोन है, ये कहाँ आता है। और दूसरा क्वेश्चन इधर विंड से ही संबंधित है। व्यापारिक पवने यानी ट्रेड विंड्स किस जोन में, किस कटिबंध में चलती हैं। आपने 4 कटिबंध, 4 जोन्स पढ़े हैं। प्रेशर बेल्ट्स यानी निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब। 0 से 5 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 60 से 65 डिग्री, 85 से 90 डिग्री। किस जोन में, कटिबंध में व्यापारिक पवनें चलती हैं, उस कटिबंध का इस 4 में से नाम बताना है, कोई एक है। 4 आपको हमने हिंट दे दिया ज्योग्राफी से। और उधर आपने पढ़ा था सेल डिवीज़न, कोशिका का विभाजन। बायोलॉजी में आपको टॉपिक दिया गया था। मेरा क्वेश्चन है कि कोशिका का वास्तविक विभाजन, रियल डिवीजन, सेल का रियल डिवीजन किस फेज में होता है। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, किस फेज में।
इस फेज़ का नाम आपको बताना है। आप जानते हैं कि 5 फेजेस होते हैं जब सेल का विभाजन होता है, 5 फेजेस से गुजरते हैं ये विभाजन की प्रक्रिया। आपको बताना है कि सेल डिवीज़न, रियल सेल डिवीज़न, कोशिका का वास्तविक विभाजन किस फेज़ में होता है। प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, आपको आंसर बताने हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बायोलॉजी से है कि सेल डिवीज़न की खोज किसने की थी, किसने बताया कि सेल डिवीज़न इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें सेल का विभाजन होता है, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। और उधर आपको पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस। आपने पढ़ा है राज्यसभा, मेरा क्वेश्चन है राज्यसभा से सीटों से क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, 6 राज्यों में एक सीटें हैं राज्यसभा की, बाकी 6 राज्यों में एक राज्य असम है जहां राज्यसभा की सीटें 1 से अधिक हैं। तो आपको बताना है कि असम में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, आपको बताना है कि राज्यसभा में अभी वर्तमान में सीटों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, यह अभी आपको बताना है। 8 क्वेश्चन हो गए हैं। 2011 की जनगणना पर आपको दशकीय वृद्धि दिया गया था, डिकेडल ग्रोथ। आपको बताना है कि दशकीय वृद्धि में तीसरे पोजीशन पे कौन है भारत में, उस राज्य का नाम बताना है जहां दशकीय वृद्धि सर्वाधिक है। तीसरा पोजीशन पे कौन है। टॉप में हम सभी जानते हैं, टॉप हमें याद होता है, लेकिन हम आपसे तीसरे पोजीशन का पूछ रहे हैं प्रश्न। दशकीय वृद्धि में तीसरे पोजीशन पर भारत का कौन सा राज्य है। और दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर क्या है, डिकेडल ग्रोथ रेट बिहार का क्या है। 10 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। देखते हैं कि 8+ कौन करते हैं। 8+ में बहुत अच्छा माना जाएगा। अब आज के टॉपिक्स ले लेते हैं। आपने मध्यकाल स्टार्ट कर लिया है, अब आपका गुलाम वंश शुरू हो जाएगा, सल्तनत काल शुरू हो जाएगा। सल्तनत काल में आपको गुलाम वंश पढ़ना है। पहला वंश जो है, 5 वंश इसमें है, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। आपको पहला वंश गुलाम वंश पढ़ना है, जिसमें ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन 3 शासक आएगा। ये आप करेंगे। इधर ज्योग्राफी से आपके 2 टॉपिक्स, यहाँ आपने पवन कर लिया है, विंड कंप्लीट हो गया है। आप करेंगे आर्द्रता और वर्षा, यानी ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। एकदम क्रम से हम लोग चल रहे हैं, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। अगर करते जाएंगे ज्योग्राफी धीरे धीरे समाप्त होगा। तो ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ये करेंगे कि वर्षा किस प्रकार के बादल से वर्षा होती है, ह्यूमिडिटी किस तरह का होता है, जिसमें ओस, पाला, वर्षा, ये सब क्या है डिफरेंस, ये सब समझें। तो ये ज्योग्राफी से करें। पेजेस नंबर आपको दिए जा रहे हैं। और उधर साइंस में बायोलॉजी के बाद फिजिक्स का नंबर आ गया। तो फिजिक्स में हम लोग कर रहे हैं इस बार प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रेशर यानी दाब, और उत्प्लावनता यानी बोयेंसी। आप कहेंगे कि ये कौन सा टॉपिक हो गया। तो ये टॉपिक है इलास्टिसिटी हुक्स लॉ, दाब यानी पास्कल्स लॉ, और उत्प्लावनता बोयेंसी में आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्यों दलदल में लेट जाना पसंद करते हैं, ताकि बच जाएं। अगर खड़े रहेंगे तो डूब जाएंगे। उसके बाद इलास्टिसिटी, स्टील और रबर में कौन सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, और पानी में किसी भी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः, पार्शियली या फुल्ली जब हम डुबाते हैं तो उसके वेट पे इसका क्या असर पड़ता है। यूरेका, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ें। तो ये हो गया आपका 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये बड़े टॉपिक्स नहीं हैं। यानी आप पढ़ेंगे इधर प्रत्यास्था, हुक्स लॉ, इधर दाब पढ़ेंगे, पास्कल्स लॉ, और फिर बॉयेंसी आप पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर इस तरह से आप पढ़ लेंगे तो आपका कितना कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट से आप पढ़ें, समझ कर पढ़ें। इससे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बिल्कुल सीधे आते हैं। आप चाहे मेंस दे रहे हो, चाहे पीटी दे रहे हो, ये सब टर्म हर जगह यूज होगा। तो फिजिक्स में कर लेंगे ये 3 छोटे टॉपिक्स, पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में राज्यसभा हम लोगों ने किया, अब हम लोग करेंगे लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा का सेशन कैसे कैसे होता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, कौन कितनी उम्र का होता है, सैलरी किसको मिलती है, ये सब डिटेल्स आप करेंगे। तो लोकसभा आप करें, यानी लोअर हाउस। और उधर आप करेंगे 2011 की जनगणना पर। हमने 3-4 अच्छे इनिशियल टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए। हम लोग करेंगे अब लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो
फिर से हम कहेंगे कि टॉप 3 स्टेट्स, उसके बाद लोअर, भारत के सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य, और फिर बिहार। और लिंगानुपात भारत का कितना है, राज्य का कितना है, बिहार का, या आप किसी भी राज्य के हैं तो आपके अपने राज्य का लिंगानुपात। 2011 की जनगणना हम लोग बिहार के संदर्भ में करेंगे, लेकिन अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो आप अपने राज्य का करेंगे। तो ये सब आप करें। ये 5 टॉपिक्स आपको फिर से मिल गए, 10 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चन के आंसर, 20 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए। तो काफ़ी ये प्रोडक्टिव सेशन है। आप इसे अगर सीरियसली कर रहे हैं तो आप इत्मीनान रहें कि बीपीएससी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। टेक केयर।